Okay, hello everyone. Today we are gonna start the next topic, which is the thorax. We would complete everything about the thorax. This is the first topic, so we would just do the introduction part. I would like to tell about the thorax in short. Thorax is also called as a chest. It upper forms the upper part of the trunk of the body. It is not only permit boarding and lodging of the thoracic viscera, but it also provides a shelter to some of the abdominal viscera. The trunk, like this, thoracic and abdomen is divided by the diaphragm. So upper part of the diaphragm is called as thorax and lower part of the diaphragm is called as abdomen. Now I would tell few things of surface landmarks of the thorax. हम surface landmarks of thorax पढ़ेंगे और उसमें है bony landmark and soft landmark. So as I have mentioned here, bony landmark and soft landmark. In bony landmark, there are different types of positions and where we can find few things, kind of suprasternal or jugular notch, sternal angle, xiphosternal joint, costal cartilage, ribs and thoracovertebral joint. Why these landmarks are important? ये क्यों important है वो पता चलेगा क्योंकि हम इसके अंदर इतने सारे वेन्स, आर्टरीज और ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन सा लोकेशन कहाँ है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फॉर वेरियस थिंग्स. So you would get to know as we move forward. And soft landmark is the nipple, apex, beat, trachea, mid clavicular or lateral. It is also called as lateral vertical or mammillary plane. And fourth one is scapular line. Okay. Now we would start with the topic. नाउ फर्स्ट वी वुड गो थ्रू बोनी लैंडमार्क. सबसे पहले हम लोग बोनी लैंडमार्क का देखेंगे. तो पहला है सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच, विच यू कैन सी इट इज हियर, विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्रे बॉडी. दिस इज द बिहाइंड, जो आपको आपके पीछे दिख रहा है वो है थोरैसिक वर्टिब्रे 2. ठीक है. फिर उसके बॉडी के जस्ट नीचे एक नॉच जैसा दिख रहा है, सुप्रास्टर्नल नॉच. ये नॉच इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम लोग इससे ट्रकिया पैल्पेट कर सकते हैं. ये नॉच के थ्रू हम लोग ट्रकिया पैल्पेट कर सकते हैं, इसलिए ये नॉच इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. ये पहला है सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच. ओके. ये मैनिब्रम के जस्ट ऊपर होता है और सेकेंड थोरैसिक बॉडी के वर्टिब्रे के नीचे होता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस. स्टर्नल एंगल को एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं. तो ये होता है जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो मैनुब्रम बॉडी, लाइक इट इज फेल्ट एज अ ट्रांसवर्स रिज अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द सुप्रास्टर्नल नॉच. सी, ये जो जॉइंट है मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट, सॉरी, सी 5 सेंटीमीटर बिलो द स्टर्नल सुप्रास्टर्नल नॉच, हियर इज अ ट्रांसवर्स रिज विच इज फेल्ट. दिस इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस. नाउ ये कहाँ पे होता है? ये मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट, इट मार्क्स द मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड लाइज एट द लेवल ऑफ द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली. ये सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज है, मैं बताती हूँ आपको. सी, ये जो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ उसका लैंडमार्क है. मतलब अगर आपको पता करना है कि सेकेंड स्टर्नल एंगल कहाँ है, तो फिर वो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज के लाइन में होता है एंटीरियरली. एंड डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे फ्रॉम पोस्टीरियर साइड. थोरैसिक वर्टिब्रा जो है उसके डिस्क के अकॉर्डिंग टू होता है टोपोग्राफी उसकी. सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली एंड डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे. आपको बता दूं, सी हियर एक पीछे से पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड है, लेकिन एंटीरो पोस्टीरियरली आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड एंड फोर्थ और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के डिस्क में, इंटर वर्टिब्रल डिस्क के लाइन में होती है. अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ये जो लैंडमार्क्स मैं बता रही हूँ स्टर्नल एंगल के, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके बहुत सारी रीजन है जिसके वजह से आपको हेल्पफुल होगा ये लैंडमार्क. नाउ जो रिब्स है,
अब ये जो लैंडमार्क्स मैं बता रही हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रिब्स हम लोग जब काउंट करते हैं ये जो लेवल है उसके नीचे से काउंट करते हैं, बिकॉज ऐसा कोई लैंडमार्क है नहीं जिससे हम लोग रिब्स काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी. So, ribs are counted from this level downwards. There is no another reliable point to count from here. The second costal cartilage and second rib. See, the second costal cartilage and second rib comes under through this transverse ridge. So यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते. The ribs are counted from here, tracing the fingers downward. हम लोग यहाँ से रिब काउंट करते हैं, जैसे हम लोग पैल्पेट कर सकते हैं अपने रिब्स को ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम लोग ईसीजे के लिड्स लगाते वक्त हम लोग को पैल्पेट करना पड़ता है. मतलब वो पता चल जाता है, लेकिन शुरुआत में हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग लिड लगाते. इसलिए पैल्पेट करना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिब कहाँ है और किस स्पेस में लगाना चाहिए. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड ये हम लोग पैल्पेट करते करते नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं. सी हियर मेनी ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस आर क्राउडेड, सो दिस यू कैन गेट थ्रू दैट वी आर वेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट रीजन इज it marks a plane which separates the superior mediastinum from the inferior mediastinum. अब ये पार्ट हम लोग कार्डियो में पढ़ेंगे. जब हम लोग हार्ट का पढ़ेंगे तब हम लोग को समझेगा कि सुपीरियर मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम को ये डिवाइड करता है. स्टर्नल एंगल डिवाइड्स सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम. ओके, अब थर्ड चीज है the arc of aorta begins and also end at this level. हम लोग को जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे उसके वैसे लाइक एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा पढ़ेंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि हार्ट इसमें लॉज होता है. ओके, तो फिर जब असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा निकलता है, आर्क ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा एंड एट दिस लेवल. जब असेंडिंग एओर्टा ऐसा इंक्रीज होता है, निकलता है सॉरी हार्ट से, तो फिर यो यहाँ से नीचे, यहाँ से असेंडिंग एओर्टा है और आर्क ऑफ एओर्टा इसको कवर करता है. मतलब स्टर्नल एंगल के लेवल में आर्क ऑफ एओर्टा होता है और फिर नीचे डिसेंडिंग एओर्टा होता है. ओके, असेंडिंग एओर्टा एंड एट दिस लेवल. स्टर्नल एंगल में असेंडिंग एओर्टा होता है, असेंडिंग एओर्टा एंड आर्क ऑफ एओर्टा कंप्लीटली ऑक्यूपाइज एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल. Arc of aorta. Okay, now next point which is important to know this landmark. The trachea divides into two principal bronchi. जब हम lungs के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ट्रकिया जो होता है वो यहाँ पे टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. कौन से लेवल पे? स्टर्नल एंगल के लेवल पे. ओके, now next important point is azygous vein arcs over the root of the right lung and opens into the superior vena cava. जब अभी एक वेन्स हम लोग पढ़ रहेंगे, आर्टरीज वेन्स, सब पता चलेगा, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि अजाइगस वेन करके एक वेन होती है, वो आर्क होती है ओवर द रूट ऑफ द लंग. यहाँ से होती है आर्क ओवर द रूट ऑफ द लंग. ओके, एंड ओपन्स इनटू द सुपीरियर वेना कावा. अजाइगस वेन आर्क होती है रूट ऑफ द लंग्स के और एम्प्टी होती है सुपीरियर वेना कावा में. ठीक है, हम लोग ये सारे पॉइंट्स वापस एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट अभी देख लो फिलहाल. नाउ पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज जस्ट बिलो दिस लेवल. अभी ये लेवल के जस्ट नीचे पल्मोनरी ट्रंक जो होती है वो डिवाइड करती है. ठीक है, और थोरैसिक डक्ट क्रॉस होता है राइट टू लेफ्ट at the level of the fifth thoracic vertebrae and reaches the left side at the level of the sternal angle. अब ये समझाती हूं मैं आपको क्या है. ओके, अभी जो थोरैसिक डक्ट होती है वो क्रॉस होती है राइट टू लेफ्ट. ओके, राइट टू लेफ्ट क्रॉस होती है. ठीक है, एंड रीचेज द लेफ्ट साइड एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल के राइट लेफ्ट साइड में वो रीच होती है एक लेवल पे स्टर्नल एंगल के. एंड फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, अभी इसके पीछे जो होगा वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे होगा पोस्टीरियर साइड से. ठीक है, थोरैसिक
Now next point which is important is it marks the upper limit of the base of the heart. Like बेस ऑफ द हार्ट उसका एक अपर लिमिट होता है ये स्टर्नल एंगल के. नाउ कार्डियक प्लेक्सिस आर ऑल्सो सिचुएटेड एट द सेम लेवल. कार्डियक प्लेक्सिस जो होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे तब पता चलेगा कि कार्डियक प्लेक्सिस भी सिचुएटेड होता है ये सेम एंगल पे. अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि रिप्स काउंट करना इसी लेवल से, क्योंकि नीचे नीचे जब हम पैल्पेट करते जाएंगे रिप्स को तो वो बहुत क्राउडेड होते कोस्टल कार्टिलेज. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच आई सेड, it separates superior mediastinum and inferior mediastinum. This sternal angle line which is a transverse ridge, it separates superior mediastinum and inferior mediastinum. Ascending aorta इस level पे पूरा arc of aorta begins and also end at this level. arc of aorta शुरुआत भी यहाँ से होते हैं और end भी यहाँ पे ही होता है sternal angle के line पे, और ascending aorta खत्म होता है और descending aorta शुरू होता है उससे. सो ट्रकिया डिवाइड्स टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई होता है. ट्रकिया डिवाइड होता है टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई में. अजाइगस वेन आर्क ओवर होता है रूट ऑफ राइट लंग एंड ओपन्स इनटू सुपीरियर वेना कावा. ओके, द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज जस्ट बिलो दिस लेवल. Now the thoracic duct crosses from the right to the left and level of the fifth thoracic vertebrae and reaches the left side at the level of the sternal angle. It marks the upper limit of the base of the heart and cardiac plexus are situated at this सेम लेवल. अब देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कवर होता है इस सिर्फ एक लैंडमार्क से. सो इट्स बेटर यू नोट डाउन. नाउ ज़िफिस्टर्नल जॉइंट. ज़िफिस्टर्नल जॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप. ज़िफिस्टर्नल जॉइंट क्यों बोला है, ये ज़िफाइड प्रोसेस है और ये बॉडी है ऑफ द स्टर्नम, इसलिए ये जॉइंट बनाता है ज़िफिस्टर्नल जॉइंट. नाउ इसके आजू बाजू कौन सा कोस्टल कार्टिलेज होता है, कौन से रिब का, 7th to 10th बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन 7 to 10th कोस्टल कार्टिलेज होता है और बिटवीन दिस देयर इज इंफ्रास्टर्नल और सबकोस्टल एंगल. नाउ ये सबकोस्ट डिप्रेशन होता है, एक एंगल होता है इसके अंदर. मैं अभी दिखा नहीं सकती इस डायग्राम में लेकिन बता सकती हूँ, एक मिनट. द डिप्रेशन होता है, एक एंगल होता है जिसे एपिगैस्ट्रिक फोसा भी कहते हैं. द ज़िफॉइड प्रोसेस लाइज इन द फ्लोर ऑफ द एपिगैस्ट्रिक फोसा. यहाँ पे एक अंदर से अंदर की साइड एक एपिगैस्ट्रिक फोसा होता है. वो तो ज़िफॉइड प्रोसेस कहाँ लाई होता है, लाइन फ्लोर ऑफ द एपिगैस्ट्रिक फोसा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोस्टल कार्टिलेज. Coastal cartilage is also important. Now second coastal cartilage is attached to the sternal angle. As I already said to you, the second coastal cartilage is joined to the sternal angle. ठीक है. Now the seventh cartilage bounds the upper part of the infrasternal angle. Now the seventh cartilage, ये जो seventh cartilage है ये जो 7th कार्टिलेज है वो जॉइंट होता है अपर पार्ट ऑफ द इंफ्रास्टर्नल एंगल. द लैटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस और द लीनिया सेमिल्यूनारिस जॉइंस द कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज. अभी मसल्स जो है रेक्टस एब्डोमिनस और लीनिया सेमिल्यूनारिस जॉइन होता है ये कोस्टल मार्जिन को एट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज. सी ये जो 9th कोस्टल कार्टिलेज है ये वाला, उसके टिप पे ये जॉइंट होता है मसल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडमार्क का रिब्स. ओके, स्कैपुला जो होता है पोस्टीरियर साइड में, ये देखो हम देख सकते हैं स्कैपुला है ये पोस्टीरियर साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको. स्कैपुला लाइज ओवर द 2nd to 7th रिब ऑन द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल. स्कैपुला कहाँ से कहाँ तक आता है, 2nd कोस्टल कार्टिलेज 2nd to 7th रिब. ओके, दिस इज द 2nd रिब टिल द 7th रिब. दिस इज द स्कैपुलर लाइन, यहाँ पे दिखाया गया है स्कैपुलर लाइन 2nd to 7th रिब तक आता है. ओके. नाउ थ्रू द 11th रिब देर इज अ लॉन्गर देन द 12th. ओके, अब 10th रिब कहाँ से कहाँ तक लाई होती
अब जो 10th रिब है, लेट मी क्लीन आउट दिस, थर्ड लंबर वर्टिब्रे के लेवल में 10th रिब का जो लोएस्ट पॉइंट है वो थर्ड लंबार वर्टिब्रे के लेवल पे आता है, और 11th रिब लॉन्ग है 12th रिब से, देख सकते हैं हम लोग पीछे से ये 12th रिब और 11th रिब डिफरेंस लेंथ का। अब देख ही सकते हैं कि 11th रिब और 12th रिब के लेंथ में डिफरेंस है, और हम लोग ये रिब्स पीछे से ही देख सकते हैं, आगे से हम लोग यहाँ नहीं नोटिस कर सकते ये रिब्स। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। अब थोरैसिक वर्टिब्रल स्पाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था सर्वाइकल वर्टिब्रे के इसमें कि 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे उसे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो पैल्पेट होता है पीछे से। ओके, जैसे ही हम लोग आगे मूव करते हैं पैल्पेट करते हुए, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस के नीचे नीचे हम लोग सारे वर्टिब्रल थोरैसिक वर्टिब्रे को पैल्पेट कर सकते हैं। अब थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा जो है वो लाई होता है रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुले। सी, थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रे का जो स्पाइन पैल्पेट होता है वो स्कैपुले के लेवल में आता है, और जो 7th थोरैसिक स्पाइन होता है वो लाई होता है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला में, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला 7th। ओके, अब तक हमने सारा पोर्शन कवर किया है बोनी लैंडमार्क्स का। तो वो क्या था? सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच, स्टर्नल एंगल, जिफोस्टर्नल जॉइंट, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एंड थोरैको वर्टिब्रल स्पाइन। अब हम देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क। अब सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क में क्या क्या आता है? तो पहला है निप्पल। द पोजिशन ऑफ द निप्पल वेरी करता है, मतलब निप्पल का पोजिशन वेरी करता है फीमेल्स में, बट मेल्स में वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। अभी जो मिड स्टर्नल लाइन है, ये जो मिड स्टर्नल लाइन है वहां से 10 सेंटीमीटर 4th इंटरकोस्टल स्पेस में अपना निप्पल सिचुएटेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब ये बोलना सही नहीं है अभी इस टाइम पे, लेकिन हम लोग जब कार्डियक आगे आगे जाके फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में, तब इंपॉर्टेंट है। जब चेस्ट लीड्स लगाते हैं तो पहला V1 लीड इसी इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट एपेक्स बीट, यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखो निपल्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एपेक्स बीट। इट इज विजिबल एंड पैल्पेबल। पैल्पेबल मीन्स क्या? हम लोग फील कर सकते हैं जब टच होता है, मतलब अपने बॉडी को जब हम लोग टच करते हैं तब ऐसे रेड की हड्डियां हमें महसूस होती है, मतलब ड्रिप्स हम लोग को फील होते हैं। सो इट इज पैल्पेटेड, राइट? इंग्लिश टर्म में हमें पैल्पेबल कहते हैं। सो जब कार्डियक इंपल्स हम लोग लेते हैं तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन और मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन। ओके, यहाँ पे एक अपेक्स ऑफ द हार्ट है। हम लोग जब स्टेथोस्कोप से जब बीट सुनते हैं तो सारी पूरे चेस्ट के रीजन में हम लोग देखते हैं, लेकिन कार्डियक इंपल्स जो लेते हैं वो लेते हैं लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। ये जो मिड स्टर्नल लाइन है वहां से 9 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, और द मिड ऑफ द मिड क्लैविकुलर लाइन, मिड क्लैविकुलर लाइन ये है। ओके, यहाँ पे है अपेक्स ऑफ द हार्ट। जब हम लोग कार्डिया का पोर्शन स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में, तब मैं बताऊंगी कि हार्ट का अपेक्स मिड क्लैविकुलर लाइन में या फिर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन होता है इंफीरियर पार्ट में। सॉरी, ठीक है। अब मैंने बताई था ट्रकिया के बारे में कि सुप्रास्टर्नल नॉच में, और जुगुलर नॉच भी कहते हैं उससे, वहां पे अपना ट्रकिया पैल्पेट होता है, मतलब फील होता है। ओके, दोनों क्लैविकल के बीच में। अब नेक्स्ट जो है वो है मिड क्लैविकुलर लाइन। अभी ये डायग्राम में हम देख सकते हैं किसी मिड क्लैविकल के बीच में से जाने वाला लाइन जो है वो मिड क्लैविकुलर लाइन है। उसे मैमिलरी प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैमिलरी ग्लैंड मिड क्लैविकुलर लाइन के पोर्शन में आती है। मतलब हम लोग अगर मिड क्लैविकल से लाइन ले,
तो ये मिड क्लेविकुलर के लाइन में होता है कौन सा, अपना मैमिलरी ग्लैंड, इसलिए हम लोग मैमिलरी प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिड एक्सिलरी लाइन। नाउ एक्सिलरी लाइन कौन सी है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये जो है एक्सिला क्या होता है, अपने ह्यूमरस और रिब्स के जो यहाँ पे एक अपना आर्म है, ओके, और ये अपने रिब्स है। हम लोग अगर आर्म हाथ उठाते तो जो हम लोग को एक्सिलरी फोसा दिखता है, जो आर्म पिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी फोसा। तो फिर वो वो एक्सिला के बीच में से ये लाइन ली और नीचे ऐसे आए तो उसे कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी निग्लेक्ट नहीं हो सकता। इजी है वो, सारा सब कुछ इजी है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। अब नेक्स्ट है स्कैपुलर लाइन। अभी स्कैपुलर लाइन आप भी बता सकते हो कि कहाँ से होगा। वो स्कैपुलर लाइन होता है passes vertically along the inferior angle of the scapula। जो inferior angle होता है स्कैपुला का, वो वहां से एक पास होता है वर्टिकल लाइन, तो उसे कहते हैं स्कैपुलर लाइन। यहाँ पे नहीं दिखाया है इसलिए मैं बताती हूँ, एक मिनट। अभी इसके पीछे स्कैपुला होगा, राइट? सी लुक हियर, this is the scapular line as I said previously. It passes vertically along the inferior angle of the scapula. Okay, till here we have studied the surface landmarks of the thorax. Again I repeat it, it is very easy, whatever it is you are studying it as a medical student or a 12th standard student, देयर शुड बी एन इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें, हाँ ये एक कुछ तो इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग? हम लोग अपने बॉडी के बारे में, जो कैसे बनाया है, कैसे क्रिएशन है, it's mind blowing. So just study with that power, that motivation, so it would be very easy to grasp also. Don't mug up or don't fit into your brain that it's very difficult or kind of things. Okay, some things are, few things are difficult, कुछ कुछ होता है जो difficult लगता है, लेकिन it's okay, we are humans, so we can do it. So keep on studying, keep on watching the videos. If you have any doubt, put into the comment section. I would try to solve it. I'm making this videos initially, so it might not be that much attractive to you, as there are many videos on the YouTube, but the content which I am telling, it takes you time, it take time to you to read from the books. मैं जो ये बता रही हूँ वो बुक से पढ़ने के लिए आपको कभी कभी बोरिंग लगता है, कभी कभी क्या ही है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, नॉट इंटरेस्टिंग है, या फिर टाइम नहीं होता है। So I don't know how much it would help you or how much it would encourage you to see my videos, but it's upon you. वो आप पे है कि आपको कितना फ़ायदा लेना चाहिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी किन चीज़ों में, लेकिन just improve, keep learning, keep going. All the best. Bye bye. Thank you.